हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे कुपोषण के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में भी कुपोषण पढ़ाया था। देखो, हम जहाँ से कंटेंट हमको मिल रहा है वहाँ से हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कोई कोई वीडियो जो होती है हमारी 2-3 लेक्चर में समाप्त होती है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं, जैसे कुपोषण मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो उसको पहले देखते हैं, एक दूसरी बुक उठा के देखते हैं, फिर वहाँ पे जो मैटर मिलता है उस हिसाब पढ़ाते हैं। फिर सेकंड बुक अगर हमारे पास कोई अवेलेबल है तो उसको देखकर हम पढ़ाते हैं, ठीक है। ये मान के चलिए हम आपका कोई भी कंटेंट छूटने नहीं दे रहे हैं कि हमको पढ़ाना है टॉपिक, तो हम चाहे 3 या 4 लेक्चर लें, लेकिन आपको पढ़ाएंगे टोटली, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसलिए हम कोई भी टॉपिक आपका अधूरा नहीं छोड़ रहे हैं। एक टॉपिक के कहीं कहीं हमने 3 या 4 वीडियो बना दिए हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से छूटने ना पाए। चाहे हमको 100 क्लासें लेना पड़े या 150 क्लासें लेना पड़े। फिलहाल हम 45 क्लास ले चुके हैं, लगभग हमारा 60% सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से पढ़ते रहिए। आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, और आपको जो याद है तो उसको मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि आपको जो नोट बना रहे हैं आप, वो शॉर्ट नोट होना चाहिए, लघु नोट होना चाहिए, एकदम पतला सा नोट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नोट्स बहुत बड़ा बना लिए, हैवी नोट, और आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको बोर लगेगा कि हाँ हमको तो इतना पढ़ना है, ठीक है। आपके मन में मेंटालिटी बन जाती है कितना सारा हमको पढ़ना है, ठीक है। इसलिए आप शॉर्ट नोट बनाइए। हम आपको वादा करते हैं कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। आपको ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, आपको ज़्यादा टॉप नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, एक पद लेना है, एक नौकरी लेना है, एक सीट चाहिए आपको। 2692 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक जॉब चाहिए, ठीक है। आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाइए, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम को क्रैक करने की, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, एग्ज़ाम डेट आएगा, उसके बाद आपका शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद एग्ज़ाम डेट आएगी, ठीक है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। देखो, आपको थोड़ा इश्यू हो सकता है नॉइज़ का प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे घर के बगल में श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, ठीक है। तो उसकी आवाज़ आ सकती है, तो हम इस आवाज़ से बच नहीं सकते हैं। हम अगर रूम के अंदर बैठे हैं तब भी उसकी आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए हमारी तरफ से क्षमा है, ठीक है। इसकी तरफ हमको क्षमा कर दीजिएगा, हमको सॉरी है इस आवाज़ के लिए, क्योंकि घर के पड़ोस में हो रहा है तो उसको हम बंद नहीं कर सकते। हम चाहे जहाँ जाएंगे वो आवाज़ आएगी ही आएगी, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा खेद है हमारी तरफ से। फिर भी आप ईयरफोन लगा के अच्छे से सुन सकते हैं, इतना हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कुपोषण क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कुपोषण क्या होता है। जब हमारे शरीर में संतुलित आहार हमारे शरीर को चाहिए होता है, लेकिन संतुलित आहार जब नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में विकास नहीं हो पाता है, और हम क्या हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। जैसे मरासमस हो गया, क्वार्टर हो गया, ये तमाम प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं कुपोषण के दौरान, ठीक है। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। मैंने क्या बताया कि जब शरीर में बहुत दिनों तक हमको संतुलित आहार नहीं मिल पाता है जितना हमको चाहिए, तो हम कुपोषित हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। हमारी हड्डियाँ पतली हो जाती हैं, त्वचा सूख जाती है, हम दुबले से दिखते हैं, ठीक है। ये हमारा कुपोषण का लक्षण होता है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। कुपोषण पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ में कुपोषण ही होता है। स्त्रियों में रक्त अल्पता या घेंघा रोग, अथवा बच्चों में सूखा रोग, रतौंधी, और यहाँ तक कि अंधत्व भी कुपोषण का ही दुष्परिणाम है। महिलाओं में देखो, महिलाओं में रक्त अल्पता, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं, रक्त की कमी को एनीमिया बोला जाता है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि रक्त की कमी को क्या कहा जाता है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, तो वहाँ पर राइट आंसर था एनीमिया। रक्त की कमी को एनीमिया बोलते हैं। घेंघा रोग ये भी देखने को मिलता है। बच्चों में क्या देखने को मिलता है, सूखा रोग, रतौंधी, और यहाँ तक अंधत्व भी कुपोषण का शिकार होता है। मतलब आंखों से न दिखना, वो भी क्या होता है, वो भी हमारा एक कुपोषण का बीमारी माना जाता है। क्योंकि आप विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में नहीं खाएंगे तो आपको आंखों से जो रोशनी दिखाई देती है वो कम हो जाएगी। विटामिन ए की कमी से जो आपकी रतौंधी हो जाती है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में गाजर खाइए, जो विटामिन ए वाले पदार्थ होते हैं उनको लीजिए, आपकी जो रोशनी होगी वो बरकरार रहेगी। नेक्स्ट है, आप कुपोषण को कैसे पहचानें। जैसे मान लो कुपोषण हो गया तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। यदि मानव शरीर को संतुलित आहार के जरूरी तत्व लंबे समय तक ना मिले तो निम्नलिखित लक्षण दिखते हैं। जैसे उनसे कुपोषण का पता चलता है। शरीर की वृद्धि रुकना, अगर आप कुपोषित हो गए हैं तो आपकी जो शरीर का वृद्धि है, शारीरिक विकास है, वो रुक जाएगा। मान लो आप कोई बेबी है, ठीक है, उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है तो उसकी हाइट कम हो जाएगी, ठीक है, उसका वजन कम हो जाएगा। इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। उसकी त्वचा होगी रूखी रूखी हो जाएगी, सिकुड़ी सिकुड़ी हो जाएगी, ठीक है, उसके बोन पतले हो जाएंगे, उसका पेट निकल जाएगा, हाथ पैर पतले हो जाएंगे। ये दिखाई देने वाला लक्षण होता है। मांसपेशियों का ढीला अथवा सिकुड़ हो जाना, जब बच्चा
सूखा हो जाएगा, मतलब क्या है, उसका जो शारीरिक विकास नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी जो मांसपेशियाँ होंगी ढीली हो जाएंगी और उसकी जो स्किन होगी वो सिकुड़ जाएगी, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। झुर्रियाँ युक्त पीले रंग की त्वचा, मैंने बताया ना, झुर्रियाँ और पीले रंग की सब उसी में आ जाएगा। कार्य करने पर शीघ्र थकान आना, देखो जब हम थक जाते हैं तो क्या होगा, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती तभी हम थकते हैं। हम अगर लगातार कोई काम कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम थक गए हैं, तो थक इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर को उस टाइम ज़रूरत होती है ऊर्जा की, जो हमारे शरीर में ATP के रूप में संग्रहित होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। ठीक है, ये हमारे शरीर में होती है। जब ये खपत हो जाती है तो हमारे शरीर में थकान लगती है। मन में उत्साह का अभाव, चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होना, जब आपको भूख लगती है तो चिड़चिड़े हो जाते हैं आप। ठीक है, अगर आपको आवश्यकता है तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, काम करने में मन नहीं लगता है। और उत्साह का अभाव मतलब आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको अभाव रहेगा। ठीक, गुस्सा आएगी, चिड़चिड़ापन होता है, ये चीज़ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, बाल रूखे एवं चमक रहित होना, जो बाल होंगे उसमें शाइनिंग चली जाएगी, उसमें रूखापन आ जाएगा, ये सब देखने को मिलता है। चेहरे का कंतीन, आंखें धसी हुई तथा उनके चारों ओर काला घेरा बन जाना। कभी कभी देखा होगा जो महिलाओं की कमज़ोरी होती है, बड़ों की बात करें, अक्सर उनके आँखों के बीच, मतलब आँखों के पलकों के बीच उनके काले धब्बे बन जाते हैं। ये तो हमने बहुत लोगों को ऐसा देखा है, उनको ब्लैकनेस आ जाए, आई के नीचे, आई के ऊपर ब्लैकनेस आ जाती है, आँखों के नीचे या ऊपर। तो वो तमाम प्रकार की क्रीम भी लगाते हैं लेकिन वो ब्लैकनेस नहीं जाती है। उसका एक ही तरीका है कि आप अच्छे से भोजन करिए, अच्छे से ऊर्जा लीजिए, तो ब्लैकनेस ऑटोमेटिक चली जाएगी। वो ना तो कोई क्रीम लगाने से जाएगी कि हाँ आप क्रीम लगा लेंगे तो वो आपके जो ब्लैकनेस वो चली जाएगी, ब्लैकनेस नहीं जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको ऊर्जा वाला खाना खाना है, आपकी ऑटोमेटिक जो ब्लैकनेस है वो चली जाएगी। क्योंकि जो आँखों के नीचे ऊपर जो ब्लैकनेस होती है वो कमज़ोरी की निशानी होती है, वो कुपोषण का लक्षण होता है। शरीर का वजन कम होना तथा कमजोरी, शरीर का जो वजन होता है वो भी और कमजोरी, ये भी हमारा कुपोषण का लक्षण माना जाता है। नींद तथा पाचन क्रिया का गड़बड़ होना, नींद तथा पाचन क्रिया का गड़बड़ होना, जब आप बीमार होंगे तो आपको नींद आएगी, आपको थकान आएगी, ठीक है, काम करने का मन नहीं करेगा, नींद आएगी, सुस्ती आएगी, ये सब चीज़ देखने को मिलती है कुपोषण के होने के दौरान। हाथ पैर पतले और पेट बड़ा होना या शरीर में सूजन आना अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं गरीब घर के, वो कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है, उनका पेट बाहर की ओर निकल जाता है और उनके हाथ पैर जो होते हैं पतले पतले से होते हैं, तो ये भी कुपोषण का लक्षण देखने को मिलता है। कुपोषण के शिकार लोगों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वह पोषक तत्वों की कमी का पता लगाकर आवश्यक दवाओं और खाने में सुधार के बारे में बतलाएगा। कुपोषण के कारक, अब देखेंगे कुपोषण के कारक क्या होते हैं। विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा विकासशील देशों में कुपोषण की समस्या विकराल है। इसका प्रमुख कारण है गरीबी। देखो सबसे मुख्य कारण जो होता है कुपोषण का वो होता है गरीबी। कैसे होता है, अगर किसी के माँ बाप बहुत गरीब हैं तो क्या है, अगर गरीब से तो ना तो पैसे से कमज़ोर हैं, पैसे से उनके पास आर्थिक स्थिति खराब है, तो ना तो अच्छा खाना खरीद पाएंगे, ना अच्छा अनाज खरीद पाएंगे, ना बच्चे को अच्छी परवरिश कर पाएंगे, तो उनके बच्चों का ना विकास हो पाएगा, ना शारीरिक ना मानसिक किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि उनके क्या पास है, उनके पास पैसा नहीं है, खाना खाने के लिए गरीब हैं, बहुत ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी वाले जो होते हैं बहुत गरीब होते हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं। तो हमारे देश में जो सबसे बड़ा गरीबी कुपोषण का कारण है वो गरीबी है या आर्थिक स्थिति मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है धन के अभाव में गरीब लोग पर्याप्त पौष्टिक चीज़ें जैसे दूध, फल, घी इत्यादि नहीं खरीद पाते हैं। जैसे गरीब लोग हैं तो फल नहीं खा पाते, घी ये सब नहीं खा पाते हैं, वो जनरल चीज़ें ही खाते रहते हैं। कुछ तो केवल अनाज से मुश्किल पेट भर पाते हैं। कहने मतलब कुछ इतने गरीब होते हैं, फल और घी की बात ही छोड़ दीजिए, वो खाना ही पा जाए इतनी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन गरीब के साथ ही एक और बड़ा कारण अज्ञानता और निरक्षरता भी है। मतलब गरीबी के साथ अज्ञानता और निरक्षरता भी है। उनको नहीं पता है कि हम को कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कैसे माहौल में रहना चाहिए। गरीब होते देखो मलिन बस्तियों में रहते हैं, वहाँ पे तमाम प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं, तमाम प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ देखने को मिलती हैं, उनकी निरक्षर हैं, अज्ञानता है, निरक्षर हैं, कम पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा कर देंगे 5, 6, 7, 8, 9। अब भाई गरीब हो तो इस हिसाब से आपको मैनेज करना है कि हाँ हम तो हमारे 2 वाला फार्मूला अपनाओ, कम परिवार रखो तो सबको बराबर भोजन मिल पाएगा, सबकी सेहत अच्छे से हो पाएगी। अब अज्ञान है, आपको पता नहीं है कि जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, क्या लाभ हानि होते हैं। मैंने इस पढ़ाया था, जो जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पे बताया था कि जनसंख्या के लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक, तो ये जनसंख्या वाला टॉपिक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है। अधिकांश लोगों विशेषकर गांव देहात में रहने वाले व्यक्तियों को संतुलित भोजन के बारे में जानकारी नहीं होती है। इस कारण वे स्वयं अपने बच्चों को भोजन में आवश्यक वस्तुओं का समावेश नहीं करते हैं। इस कारण से वे स्वयं तो इस रोग से ग्रसित रहते हैं, साथ ही साथ परिवार को कुपोषण का शिकार बना देते हैं। कहने मतलब जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं गांव में, लेकिन अब आज का ज़माना बदल गया है। ठीक है, गांव में भी लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो गांव में एक अच्छे से
पढ़े लिखे आदमी मिलेंगे। अब ज़माना बदल गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन गांव में एक तुलना की गई है कि गांव में जो होता है वहाँ पर उनके पास जो क्या आता है, उनके पास जानकारी कम होती है कि कौन सा संतुलित भोजन लेना चाहिए, किस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, किस में ज़्यादा संतुलित आहार होता है। ठीक है, तो उनको पता कम होता है, इसलिए वो शिकार हो जाते हैं। लेकिन आपको हम बता दें, गांव के जो आदमी होता है उसका इम्यून सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र बहुत मजबूत होती है, इम्यून सिस्टम उसका बहुत मजबूत होता है। कोरोना में देखा होगा कि गांव की अपेक्षा शहर में ज़्यादा लोग एक्सपायर हुए, लेकिन गाँव में कम एक्सपायर हुए। क्यों हुए? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा था। वो क्या है, गाँव के अंदर अकॉर्डिंग वो ढल गए, उनको धूप छाँव बरखा मौसम मतलब हर मौसम से वो झेल जाते हैं। लेकिन शहर वाले कोरोना में बहुत जल्दी निपट गए क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम कम था, उनका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है। ठीक है, इसलिए गांव वाले बहुत मजबूत होते हैं। अब देखेंगे कुपोषण का निदान। अगर कुपोषण हुआ तो क्या हुआ, ठीक किसके कारण हुआ। अब देखेंगे कुपोषण को ख़त्म करने का तरीका। कुपोषण का निदान कुछ कारकों पर आधारित होता है, जैसे कि अवधि और उपजी कारक। कुपोषण के नैदानिक इतिहास और लक्षण अक्सर कुपोषण के प्रमुख निर्धारित होते हैं और कुपोषण के मूल्यांकन में नैदानिक और इमेजिंग अध्ययनों का छूट की भूमिका होती है। देखिए क्या है, इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट और इमेजिंग अध्ययन की आवश्यकता हो सकती है, जिससे गहरे कारण या बीमारियों को रूल आउट कर सकें जो कि कुपोषण के कारण हो सकते हैं। मतलब क्या, डायग्नोस्टिक जो इमेजिंग अध्ययन होती है उससे जो गहरी बीमारियों को रूल आउट होते हैं वो कुपोषण के कारण हो सकते हैं, ये भी माना जा सकता है। कुपोषण के निदान में BMI नियमित तथा रक्त परीक्षण भी शामिल है। कहने मतलब कुपोषण का निदान कैसे करना है, अगर हमको कुपोषण हो गया तो कैसे निदान करेंगे। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, देखो यहाँ पे लिखा है BMI बॉडी मास इंडेक्स, इसका भी परीक्षण किया जाता है। देखो इसमें निदान करने में क्या क्या शामिल है। बॉडी मास इंडेक्स BMI, इसमें वजन की गणना किलोग्राम में की जाती है जो कि 1 वर्ग मीटर में ऊंचाई से विभाजित होता है। वयस्कों के लिए स्वस्थ BMI आमतौर पर 18.5 से 24.9 के बीच स्थित है। 17 से 18 पॉइंट के बीच BMI वाले लोग हल्का कुपोषित हो सकते हैं। कहने मतलब है ऊंचाई के हिसाब से उनका मास इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, प्रति किलोग्राम जो होती है वर्ग मीटर में ऊंचाई से विभाजित किया जाता है और जो हमारे BMI निकल कर आती है वही हमारी BMI होती है। यह 18.5 से 24.9 के बीच होती है। अगर आप 17 से 18.5 के बीच में हैं तो आप समझ लीजिए आप अल्प कुपोषित हो सकते हैं या हल्का कुपोषित हो सकते हैं। जिनके BMI 16 से 18 के बीच होते हैं वे मध्य कुपोषित होते हैं और जिनके 16 से कम BMI वाले लोग गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं। ये 3 श्रेणियां बताई गई हैं, 17 से 18 के बीच अल्प, ठीक है, 16 से 18 के मध्यम और 16 से बिलो देन 16 मतलब बहुत ज़्यादा वो कुपोषित गंभीर हो सकते हैं। नेक्स्ट है नियमित रक्त परीक्षण। पहला तो क्या हुआ, अगर आपको कुपोषण से बचना है तो पहला आप क्या है BMI करवाइए, बॉडी मास इंडेक्स, और दूसरा क्या है नियमित रक्त परीक्षण। इससे भी पता चलता है। यह एनीमिया और अन्य विटामिन और खनिज की कमी का आकलन करने के लिए किया जाता है। निर्जलीकरण, कम रक्त शर्करा और गंभीर संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण हो सकता है। मतलब आपको समय समय पर भी रक्त की जांच करवाना कि आपके शरीर में एनीमिया की कमी नहीं है। अगर एनीमिया हो गया तो आप कुपोषित हो गए। सबसे ज़्यादा एनीमिया जो देखने को मिलता है वो महिलाओं में देखने को मिलता है, क्योंकि गर्भावस्था जब होती है उनकी तो उनके शरीर में रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, और जब उनका डिलीवरी होता है, उनका जब प्रसव होता है तो उस दौरान लगभग उनका 500 ml ब्लड बाहर निकल जाता है। तो उनके शरीर में पहले से खून कमी थी और जब डिलीवरी हुई तो वहाँ भी उनका खून कम निकल गया, प्रसव के दौरान बाहर निकल गया, तो वहाँ पर उनकी भी क्या हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी। इसे हम एनीमिया बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एनीमिया देखी जाती है वो महिलाओं में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों में कुपोषण का निदान। अब देखेंगे बच्चों का कुपोषण हो गया तो उसका निदान कैसे करेंगे। बच्चों के वजन और ऊंचाई को मापा जाता है और उनकी चार्टों की तुलना की जाती है जो उस समय उम्र के बच्चे के लिए अपेक्षित औसत ऊंचाई और वजन दिखाते हैं। बच्चों की क्या ऊंचाई करना है, उसका वजन करना है और उसी के अकॉर्डिंग उनका देखा जाता है कि वजन कितना है ऊंचाई के हिसाब से। अगर उनका वजन कम है तो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। कुछ बच्चों के उनके मुकाबले छोटे लगते हैं और आनुवंशिक रूप से ऐसा हो सकता है। धीमे विकास दिखने वाले बच्चे भी कुपोषित हो सकते हैं। कहने मतलब जिन बच्चों का विकास थोड़ा स्लो होता है उनका भी कुपोषित माना जा सकता है कि इनका विकास है वो सही से नहीं हो पा रहा, स्लो हो रहा है। स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी शरीर की वृद्धि नहीं हो पा रही है, शरीर का सही से विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो कुपोषित नज़र आते हैं। कुपोषण का उपचार। बच्चों में कुपोषण का उपचार कैसे करते हैं। किसी भी अन्य आयु वर्ग के मुकाबले कुपोषण से बच्चों में और अधिक समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि वे विकास दोनों शारीरिक और मानसिक मंदता फिर होने वाले संक्रमणों की संवेदनशीलता का कारण बनते हैं। कहने मतलब जो अन्य आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, बच्चों में जो छोटे आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनमें कुपोषण ज़्यादा देखने को मिलता है।
ठीक है। उनका शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो कम हो जाता है। मानसिक मतलब मंद बुद्धि वाले हो सकते हैं, और साथ ही साथ उनके अंदर संक्रमण होती है, लड़ने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, संवेदनशीलता बन जाती है। नेक्स्ट है, लंबे समय तक बीमारियों वाले बच्चों का कुपोषण के लिए चिकित्सीय उपाय के रूप में उपचार की आवश्यकता होती है। इसमें अतिरिक्त पोषक तत्व, विटामिन और खनिज पूरक आदि शामिल हैं। अंतर्निहित बीमारियों को कुपोषण रोकने के लिए पर्याप्त रूप से इलाज की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब अगर लंबे समय तक बीमारी वाली है तो उससे वहाँ पर उसको अच्छे से अतिरिक्त पोषक तत्व दिया जाना चाहिए, विटामिन और खनिज दिया जाना चाहिए, जिससे क्या है उसकी जो कुपोषणता है वो दूर हो, और समय समय पर पर्याप्त रूप से इलाज भी करवाना चाहिए। अस्पताल में गंभीर कुपोषण के इलाज की आवश्यकता होती है। इसमें पेरेंटल पोषण और पोषक तत्व धीरे धीरे मौखिक रूप से लेना चाहिए। जैसे ही स्थिर हो जाती है वो एक सामान्य आहार को अपने जीवन शैली में शामिल कर लेते हैं। कहने मतलब अस्पताल में भी इसका इलाज किया जाता है। उनके पेरेंटल पोषण और उनके जो धीरे धीरे मौखिक रूप से उनके जो पोषक तत्व होते हैं वो भी शामिल होते हैं। जैसे ही स्थिर सामान हो जाती है वे उसे अपनी जीवन शैली में शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू टाइप आप क्वेश्चन लिख लीजिए तुरंत कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। इस अभियान का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पोषण सप्ताह 1 से 7 दिसंबर, 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 सितंबर पोषण सप्ताह। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, क्योंकि पोषण उत्पादकता, आर्थिक विकास तथा अंततः राष्ट्रीय विकास पर दूरगामी प्रभाव होता है। इसका जो मतलब ये है कि पोषण सप्ताह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लोग क्या हैं कुपोषण से बचें, उनको जानकारी दी जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि हाँ पोषण से अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा। मतलब एक प्रकार का पोषण सप्ताह इसलिए मनाया जाता है कि देश में लोग जागरूक हों कि पोषण अगर सही से नहीं होगा तो कुपोषण हो जाएंगे, मतलब उनको जानकारी देना इसमें लगे। पोषण स्वास्थ्य एवं कल्याण का केंद्र बिंदु है। यह आपको काम करने के लिए शक्ति ऊर्जा प्रदान करता है तथा तंदुरुस्त एवं बेहतर महसूस करने में भी सहायता करता है। WHO के अनुसार पोषण का संबंध शरीर की आवश्यकता अनुसार आहार के सेवन को माना जाता है। पोषण वर्तमान और सफल पीढ़ियों के जीवित रहने और स्वास्थ्य के विकास के लिए मुद्दा है। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का विषय 2016 में जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया था उसका जो थीम था वो था बेहतर पोषण के लिए जीवन चक्र पद्धति अपनाएं। बेहतर पोषण के लिए जीवन चक्र पद्धति अपनाएं, ये 2016 की थीम थी। कुपोषण को अपर्याप्त या संतुलित आहार द्वारा खराब पोषण के तौर पर परिभाषित किया गया है। यह विशेषता विकासशील देशों में प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। अनुमानतः कुपोषण का एक तिहाई से अधिक बच्चों की मृत्यु में योगदान करने मतलब कुपोषण जो होता है वो बच्चों में 1 से तिहाई बच्चों की मौत का कारण बनता है। संपूर्ण विश्व में 3 कुपोषित बच्चों में से 1 बच्चा भारत में है। देखो कितना बुरी चीज़ है, अगर पूरे विश्व में 3 बच्चे कुपोषित हैं तो उसमें से 1 बच्चा अपने भारत में कुपोषित है। ये रेशियो है विश्व लेवल पे, ठीक है। कुपोषण का मनुष्य के स्वास्थ्य और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में कमी और आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या भी उत्पन्न होती है। इससे हमारा आर्थिक पिछड़ापन भी होता है और उत्पादकता में भी कमी देखने को मिलती है। जैसा कि प्रायः यह कहा जाता है कि आप क्या खा सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला नियमित शारीरिक गतिविधियों के साथ अच्छा पोषण है। स्वास्थ्य बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। पर्याप्त पोषण का सेवन करने वाले व्यक्ति अधिक कार्य कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर खराब पोषण प्रतिरक्षा में कमी, बीमारी को जोखिम बढ़ाने, शारीरिक शिक्षा और मानसिक विकास में छीड़ करने, कार्य क्षमता में कमी पैदा करता है। कहने मतलब जो बच्चे होते हैं जिनका पोषण अच्छा होता है वो कार्य करने में अच्छे होंगे, शारीरिक विकास अच्छा होगा, और जिन बच्चों का सही से पोषण नहीं होता है तो उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है वो भी निरंतर कम होती जाती है। अच्छा पोषण लोगों को स्वस्थ बनाता है तथा अंत में यह स्वास्थ्य राष्ट्र निर्माण करता है। कहने मतलब जो अच्छा पोषण होगा तो जो बच्चे होंगे वो भी अच्छा पोषण करेंगे और एक अच्छे समृद्ध विकास और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो ये भी देखने को मिलता है कि अगर बच्चे हमारे देश में रहने वाले लोग अच्छे होंगे तो उनसे हमारा जो स्वास्थ्य होगा, हमारा जो देश बनेगा वो भी एक बेहतर राष्ट्र माना जाएगा। देखो पोषण संबंधी प्रमुख प्रश्नोत्तर क्या होते हैं। अब इसमें प्रश्नोत्तर के देखो बता रहे हैं कि कैसे कैसे पोषण संबंधी क्वेश्चन बनते हैं। पोषण आहार के प्रमुख तत्व क्या हैं, ये आपको एमसीक्यू में मिल सकता है ऐसे कि पोषण आहार के प्रमुख तत्व क्या हैं। पोषक आहार के प्रमुख 6 तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी। ये 6 प्रकार के पोषक आहार माने जाते हैं। अगर आप ये अच्छे से ले लेंगे तो आपको बीमारी होने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। ये सभी व्यक्तियों के जीवन में वृद्धि, शारीरिक प्रक्रियाओं, ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक हैं। ये ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं, शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं।
फिर नेक्स्ट क्या है, संतुलित आहार क्या है। ऐसा आपको एमसीक्यू में मिल सकता है। उचित आहार और निर्धारित मात्रा में सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करने वाले आहार को संतुलित आहार कहा जाता है, जिसमें फल हो गए, सब्जियां हो गई, अनाज हो गए, जड़ें हो गई। जड़ें मतलब आलू, सेम, दाल, मेवा एवं पशु उत्पाद शामिल हैं। इसमें जड़ें मतलब शकरकंद भी आ गया जड़ में। तो क्या है, अगर संतुलित आहार में ये चीज़ें शामिल होती हैं, फल हो गया, सब्जियां हो गई, दाल हो गई, सेम हो गई, मेवा हो गई मतलब ड्राई फ्रूट्स हो गए, और पशु उत्पाद मतलब दूध हो गया, और पशु का मांस भी देखने को मिलता है। तो ये हमारी संतुलित आहार की श्रेणी में आते हैं। अब देखो, क्या आप कैलोरी की आवश्यकता से संबंध में बता सकते हैं। संतुलित आहार कार्बोहाइड्रेट अधिमानता जटिल कार्बोहाइड्रेट द्वारा कुल कैलोरी का लगभग 50 से 60% और प्रोटीन द्वारा लगभग 10 से 15% तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह के वसा के माध्यम से 30% प्राप्त होता है। वसा के माध्यम से 30% प्राप्त होता है, और जटिल कार्बोहाइड्रेट द्वारा लगभग 50 से 60% प्रोटीन हमारे शरीर में प्राप्त होता है, कैलोरी प्राप्त होती है। हम आपको बताते, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कि हमको पीडीएफ चाहिए। तो हम आपको बता दूं, हम हाल ही में भी टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया हूं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल देता हूं, और वहां पर सारे पीडीएफ हमने डाल दिए हैं। ठीक है, वहां पर आपको सारे पीडीएफ टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसका पीडीएफ वहाँ पर जरूर प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप उस पीडीएफ को निकलवा लीजिए और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, हम टेलीग्राम चैनल बना दिए, आप वहाँ पर जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, और हम पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। अब देखोगे फलों की भूमिका क्या होती है। फलों में विटामिन, खनिज, रेशा, पादप पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। जो फल होते हैं, फल भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा सहायक माने जाते हैं। ठीक है, अनार का जूस पीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, ब्लड बनाने में अच्छा सहायता मिलती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है आपके अंदर वो भी विकसित होती है। तो फल का भी बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। हमें कैल्शियम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन है। मजबूत और स्वास्थ्य हड्डियों के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जब हमारी कैल्शियम मिलता कहाँ से, दूध से मिलता है। तो अगर हम दूध पियेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा होगी, जब ऊर्जा होगी तो हमारी हड्डी मजबूत होगी। देखो, जब चीज़ें आप लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, रटना नहीं पड़ेगा। ये हम आपको वादा दिलाते हैं। ठीक है, चीज़ें लिंक करते हुए पढ़िए, मन में विचार करते हुए पढ़िए, आपको चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है। कैल्शियम के मुख्यतः स्रोत दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई। सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम मिलता है वो हमारे डेयरी उत्पाद यानी कि दूध दही से बने उत्पाद जो होते हैं उनसे हमको कैल्शियम बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलता है। और क्या होता है, उनसे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और दांत भी मजबूत होते हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कौन सा तेल खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा होता है। यह कार्य कोई एक तेल नहीं कर सकता। हमेशा तेलों के संयोजन या मिश्रित या बदल कर तेलों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। आपको सभी तरह के तेलों का, जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, चावल की भूसी के तेल उपयोग करने से लाभ होगा। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप एक ही तेल खा सकते हैं। आप मूंगफली का तेल खाइए, सोयाबीन का तेल खाइए, ठीक है, चावल के रेशों का तेल खा लीजिए, इसे हम आजकल फॉर्चून तेल भी बोलते हैं, उसे हम सोयाबीन का तेल भी बोलते हैं। क्या टमाटर और पालक का सेवन करने से गुर्दे में पथरी हो सकती है। ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। एक हाल ही में हमको एक बुक में देखने को मिल गया। आप हमको बताते हैं इसके बारे में क्या है। नहीं, पहले ही बता दिया कि टमाटर और पालक का सेवन करने से इसका पथरी से कोई लेना देना नहीं है। पथरी क्या होता है, पथरी आपको गंदा दूषित पानी पीने से हो सकता है, या कुछ दूषित खाना खाने से हो सकता है पथरी, या आपके सही से यूरिन निकल नहीं रहा है, आप पानी कम पीते हैं तब भी पथरी बन जाती है। लेकिन ये समाज में अफवाह पढ़ाई जाती है कि टमाटर की जो बीज होता है उससे पथरी बन जाती है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बुक में भी लिखा है। यह तथ्य निराधार है। जिन लोगों के गुर्दे में पथरी गठन होने की संभावना होती है उन लोगों के लिए टमाटर और पालक का सेवन कुछ हद तक हानिकारक हो सकता है। कहने का मतलब हानिकारक हो सकता है कि टमाटर और पालक हानिकारक हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से पथरी नहीं बनती। पथरी बनती है तो उसे आपको जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, पथरी का होता है एक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट उसे बोलते हैं, ये पथरी का सूत्र होता है। पथरी इससे बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। ठीक है, तो आप ये मत सोचें कि हम टमाटर और पालक खाएंगे तो पथरी बन जाएगी। हाँ, अगर पथरी है तो उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से पथरी नहीं बनती। पथरी बनती है तो आप अगर पानी कम पीते हैं, या आपको कोई यूरिन प्रॉब्लम है, आपको किडनी प्रॉब्लम है, तो पथरी बनती है। बाकी पथरी कोई किसी खाने या किसी खाद्य पदार्थ से पथरी नहीं बनती है। क्या ज़रूरत से ज़्यादा नमक का सेवन करने से उच्च रक्तचाप हो सकता है। हाँ, आप ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा रहे हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, इसलिए संतुलित आहार लीजिए, नमक कम खाइए। नमक ज़्यादा खाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अत्यधिक नमक का सेवन करने से रक्तचाप में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, नवजात शिशुओं के लिए माता के दूध की क्या भूमिका होती है। नवजात शिशुओं के लिए माता का दूध अति महत्वपूर्ण होता है। भैया माता का दूध सबसे
एकदम माता के दूध के आगे कुछ भी नहीं है। बच्चे का जन्म हो, बच्चे के जन्म से लेकर 6 माह तक केवल माता का दूध पिलाइए, बच्चा स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, मोटा होगा। क्योंकि माँ के दूध में पीला गाढ़ा दूध होता है, जो उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, उसमें अत्यधिक रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। उस दूध में बहुत ज़्यादा पावर होती है, शरीर को विकास करने में बहुत मदद करता है। इसलिए बच्चे को 6 माह तक केवल माँ का दूध दिया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नवजात शिशुओं के लिए माता के दूध को अत्यधिक महत्वपूर्ण आहार क्यों माना जाता है। माता के दूध में प्रोटीन, वसा, कैलोरी, विटामिन, आयरन, खनिज, पानी, तो कितनी माँ के दूध में क्या क्या होता है। वसा हो गई, प्रोटीन होगा, कैलोरी, विटामिन, आयरन, खनिज, पानी, एंजाइम, कितना सब कुछ होता है। इसीलिए माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। यह तत्व बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं या भविष्य में बच्चों की तरह संक्रामक रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। यह तुरंत सहजता से पच जाता है। कहने का मतलब बेबी अगर उसको पेट में पी भी गया तो उसको बहुत जल्दी पच जाता है। क्योंकि अगर बेबी 6 मंथ से पहले अगर उसको कुछ दाल का जूस दे देंगे तो उसको नहीं पचा पाएगा, क्योंकि उसका जो पाचन तंत्र है इतना मजबूत नहीं हुआ है। अभी नवजात बेबी है, नवजन्मा बच्चा है, उसका भी अंदर का जो पेट सिस्टम है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसका मजबूत नहीं हुआ है। क्योंकि इसलिए वो माँ का दूध बहुत जल्दी पचा लेता है। पोषण के लिए सुझाव, कम से कम प्रसंस्करण आहार के साथ ताज़ा खाना जरूर खाएं। जब भी संभव हो तो कच्चे फल एवं सब्जियां का सेवन करें, क्योंकि पकाने से कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कहने मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कच्चे खाइए, टमाटर खा लिया, ठीक है, सलाद जैसी चीज़ें हो गई, खीरा हो गया, इन चीज़ों को आप उबाल के सिवाय ऐसे कच्चे खा लीजिए, क्योंकि उबालने से कुछ तत्व उसके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो जो चीज़ें कच्ची खाई जाने वाली होती हैं आप उसे कच्ची खाएं, उबाल कर मत खाएं, क्योंकि उबाल करने से उसके कुछ जो तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। खाने से पहले फल सब्जियों को अच्छी तरह से धोएं तथा उन्हें छिलका समेत खाएं। कहने कुछ चीज़ें होती हैं वो छिलका सहित खा लीजिए, जैसे खीरा हो गया, इसको धो लीजिए, उसके बाद छिलका सहित खा लीजिए, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जब तक आप फल और सब्जियों को खाने के लिए तैयार ना हो तब तक उन्हें ना काटें। कहने मतलब जब आपका खाने का मन हो तभी सब जो सब्जियाँ और फलों को काटें, ऐसे काट के मत रखिए, क्योंकि ऐसे काट के मत रखिए, क्योंकि जब काट के रखेंगे तो उसमें कुछ भी संक्रमण होने का खतरा रहता है, वो ख़राब हो जाएंगी। फास्ट फूड की तुलना में घर पर बने पारंपरिक आहार को सेवन की प्राथमिकता दीजिए। कहने मतलब जो बाहर फास्ट फूड होते हैं उनसे बचिए, जो घर में चीज़ बनाई जाए उसे सेवन करिए, उनका आप अत्यधिक सेवन मात्रा में कीजिए। बाहर जो चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा ये सब होते हैं जो फास्ट फूड होते हैं इनका सेवन मत करिए। अपने मुख्य आहार के स्थान पर अल्प स्नैक्स का सेवन करने से बचें। चीनी और अस्वस्थ प्रसंस्कृत खाद्यों का सेवन करने की सीमित मात्रा, लेकिन चीनी और कुछ जो अस्वस्थ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ होती हैं उनको लेने से बचें। ठीक है, तो ये वीडियो था हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे पूरक पोषक तत्व के बारे में लेकर आएंगे, पूरक पोषाहार के बारे में लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।